नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। आप लोगों की भारी डिमांड पर अब मैं आपके लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूं। और साइकोलॉजी के जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इतने महत्वपूर्ण हैं जो बार बार 3 से 4 साल लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से कारक अवश्य है। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है, सबसे पहले कि भाई इसके लिए जो इसका जो विकास होता है, इसके लिए कौन से कारक आवश्यक होते हैं। तो जेनेटिक और जैविक बहुत आवश्यक है, अनुभव भी संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है, अधिगम भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो संज्ञानात्मक विकास की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2016 के बाद लगातार टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में सोपान है। देखिए सोपान क्या होता है, सोपान होता है स्टेप्स। तो एरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत, इसमें जो स्टेप्स बताए गए थे वो बताए गए थे 8 स्टेप्स। अगर मैं बात करता हूँ एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की, तो इसमें टोटल स्टेप्स 8 थे। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं कि इनका जो पहला सिद्धांत क्या था, इन 8 में से जो पहला पूछा जाता है, तो इनके पहले सिद्धांत, जो इनका पहला मनोसामाजिक सिद्धांत था, इसका नाम था विश्वास बनाम अविश्वास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा मनोविज्ञान में है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आत्मनिरीक्षण। और अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक कौन थे, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक जो है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। क्या नाम था, थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोविज्ञान ने विकसित किया है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है किस मनोविज्ञान ने इसका विकसित किया था, तो ये क्या था, रेवन ने। अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की, तो इसको जो है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, किशोरावस्था। अगर मैं बात करता हूँ किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जो एज मानी जाती है, ये मानी जाती है 11 से 18 या 11 से 20 वर्ष जो है वो मानी जाती है कौन सी, किशोरा अवस्था की। देखिए दोस्तों, किशोरा अवस्था एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी किशोरा अवस्था को कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह बाल विकास की सबसे आखिरी अवस्था है। तो बाल विकास की सबसे आखिरी अवस्था भी कौन सी होती है, किशोरा अवस्था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्राइड के अनुसार इदम डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्राइड के अनुसार जो है इदम का जो सिद्धांत था वो सुख पर आधारित है। अगर मैं बात करता हूँ फ्राइड ने जो है इदम का जो सिद्धांत है वो कब दिया था, तो इसने 3 सिद्धांत दिए थे 1923 में। फ्राइड ने जो है वो मन को जो है 3 भागों में बांटा था, इदम, अहम, परा अहम। क्या बोलेंगे, इदम, अहम, परा अहम, 3 सिद्धांत दिए थे 1923 में। किसने, फ्राइड ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो भाई जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग है वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो ये किया था एबिंगहॉस ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो होती है इसमें किस प्रकार का संबंध है, तो इसमें पॉजिटिविटी का संबंध। अगर मैं बात करता हूँ बुद्धि और सृजनात्मकता की, तो इसके बीच जो है वो कौन सा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने, तो अगर मैं बात करता हूँ किंडरगार्टन विधि का, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो क्या था, फ्रेडरिक फ्रोबल ने। अगर मैं बात करता हूँ फ्रेडरिक फ्रोबल की, तो इन्होंने 1840 में जो है जर्मनी में जो है पहला किंडरगार्टन विधि का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवधान एक प्रक्रिया है। तो अवधान एक किस प्रकार की प्रक्रिया, तो अवधान एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालक के व्यवहार के निरीक्षण व अभिलेख का उद्देश्य है। तो जो बालक का व्यवहार होता है उसके निरीक्षण और अभिलेख का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वर्णन। दोस्तों याद रखना है कि जो बालक होता है उसके जो निरीक्षण और अभिलेख होता है उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है वो होता है वर्णन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती है। तो अर्थपूर्ण संवेदना जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है ये अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। बालक द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन किया जाता है। जब बालक छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। कि जब बालक के द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है। किस अवस्था में कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है? तो वो कौन सी अवस्था होती है जब कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है? तो मतलब कि इमेजिनेशन की अगर मैं बात, तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक। याद रखना, औपचारिक संक्रियात्मक जो है ये कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भिन्न पद कौन सा है? भैया यहाँ पे पूछा है कि भिन्न पद कौन सा है, तो पहचान चुनौती जो है यहाँ पर भिन्न पद है, बाकी सब जो आपस में मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, परा अहम का विकास प्रक्रिया किसके द्वारा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 1923 में जो है फ्राइड के द्वारा 3 भागों में मन को बांटा गया था, इदम अहम और परा अहम। ये बात आपने याद रखना है। लेकिन इनका जो विकास है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इनका विकास जो होता है, स्टामक लगा लेना, अनुरूपता। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो नैतिकता का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने की एक विधि है। जो धनात्मक अभिवृत्ति होती है ना, उसको अगर विकसित करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए एक विधि कौन सी होगी भाई? तो इसके लिए जो विधि होगी संज्ञात्मक असंगतता। याद रखना, संज्ञात्मक असंगतता जो विधि होती है धनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है। तो जो हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है वो कौन सा होता है? तो हमारा कार्यकारी जो स्मृति संस्थान होता है वो होता है अल्पकालिक। तो अल्पकालिक जो है ये हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार जो टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके बीच लाया हूँ साइकोलॉजी के। विस्मरण का एक कारण नहीं है। तो विस्मरण का जो एक कारण इसमें कौन सा नहीं है, तो ये आपने यहाँ पे बताना था। देखिए दोस्तों, क्षय जो है ये विस्मरण का क्या है? एक कारण है। व्यक्तिकरण भी है, अप्रयोग भी है, लेकिन वंचितता जो है वो इसका कारण नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा? वंचितता। याद रखना, वंचितता जो है ये क्या है? एक कारण है किसका? विस्मरण का कारण नहीं। सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा मनोविज्ञान में है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान में जो सबसे अधिक शोध औजार जो है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रयोगात्मक। याद रखना, प्रयोगात्मक को जो है सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार माना जाता है। किसमें भैया? शिक्षा मनोविज्ञान में। देखिए दोस्तों, कभी टेट परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जैसे ही बच्चा विकसित होता है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण शक्तियों के बीच में होता है। तो जब बच्चा विकसित होता है तो वो वंशानुक्रम और वातावरण शक्तियों के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो किसके बीच में होता है भैया? तो आपने याद रखना है 35 का जो राइट आंसर है वो पारस्परिक क्रिया। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच कौन सी क्रिया होती है? पारस्परिक क्रिया होती है। परिवर्तनीयता उदाहरण है। देखिए दोस्तों, परिवर्तनीयता जो होती है वो किसका उदाहरण है? तो परिवर्तनीयता जो है ये स्थूल क्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है। 2 स्टार मार्क लगाएंगे मेरी ओर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पुनरावृत्ति खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। जो पुनरावृत्ति होती है इस खेल के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन थे? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत जो है इस खेल के जो प्रतिपादक थे इनका नाम था जी स्टैनले। जी स्टैनले। देखिए दोस्तों, एक बार पेपर में पूछा गया था कि जो जी स्टैनले है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जी स्टैनले जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक थे। जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जो प्रतिपादक थे इनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक पद्धति के क्या थे? प्रतिपादक थे। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो शारीरिक विकास होता है उसका क्षेत्र क्या होता है? तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है, देखिए स्नायु मंडल भी इसका क्षेत्र है, मांसपेशियों की वृद्धि भी इसका क्षेत्र है, एंडोगेनियन ग्लैंड्स भी इसका क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास जो है इन तीनों ही टाइप से हो सकता है, तो इसका राइट आंसर था उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवेदना ज्ञान की पहली, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह जो है किस में कहा जाएगा? तो ये संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये मानसिक विकास, इसका राइट आंसर। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो यह मानसिक विकास का एक कथन है। अगला क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं किसने कहा? तो हम करके सीखते हैं ये साइकोलॉजी में किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर मैस के द्वारा कहा गया था। अगर मैं डॉक्टर मैस की बात कर, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। जब वास्तविक स्मृति, अगर हम बात करते हैं वास्तविक स्मृति की, तो उसमें जो याद किया जाता है वो किसको याद किया जाता है? तो वास्तविक स्मृति में जो याद किया जाता है ये किया जाता है कर्मबद्धता को। तो कर्मबद्धता को जो है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, स्मृति का अंग कौन सा नहीं? इस बार पूछा गया कि भैया मेमोरी का अंग कौन सा नहीं है। स्मृति जो होती है जिसको मेमोरी कहते हैं, कि मेमोरी का अंग जो है वो कौन सा नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में जैसे अधिगम दिया था, तो अधिगम जो है सीखने की क्रिया, ये स्मृति का अंग है। धारण, धारण क्या अंग है? बिल्कुल है जी, प्रत्याहन भी है। चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? चिंतन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विना साइमन बुद्धिमत्ता परीक्षण है। तो विना साइमन बुद्धिमत्ता परीक्षण जो है वो कितने से कितने वर्ष के बीच में कहा गया है? तो विना साइमन जो भी बुद्धिमत्ता परीक्षण जो है ये 3 से 15 वर्ष तक कहा। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक है वो अल्फ्रेड बिनेट को कहा जाता है। कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर कक्षा से विद्यार्थी जो है वो पलायन कर रहे हैं तो आपका व्यवहार जो है ये कैसा होना चाहिए? तो याद रखना है प्रशंसात्मक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीखने की विशेषताएं हैं। तो अगर आप सीखने की विशेषताएं, अगर आपको अधिगम करना है तो सीखने की विशेषताएं सार्वभौमिकता भी है, निरंतरता भी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से क्या कहलाता है? कि जब खेल के माध्यम से कोई बालक जब अपने संवेगों पर क्या है नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास, ये जो डेवलपिंग है, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाती है? तो आपने रखा संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो विलियम वुंड जो होते थे इनके द्वारा जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कब इसको बनाया गया था ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो बनाई ये वुंड ने बनाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कूट संकेतन प्रक्रिया है। तो एक कूट संकेतन जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये स्मृति की प्रक्रिया है कूट अगला क्वेश्चन है, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तो जो धीमी अधिगम गति है वो बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। कब? जब दृश्य श्रव्य वृद्धि। तो इसको हम क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य वृद्धि भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। किन गुणसूत्रों के मिलान से लड़के का जन्म होता है? अगर गुणसूत्र एक्स वाई, याद रखना है, जब एक्स वाई गुणसूत्र का मिलान होता है तो लड़के का जन्म होता है, और जब एक्स एक्स का मिलान होता है तो क्या होती है? लड़की होती है। भैया आपने ये याद रखना है, दोनों ही बातें दोस्तों याद, कि जब एक्स एक्स का मिलान होगा तो क्या होगी भैया? लड़की होगी, और जब एक्स वाई का होगा तो क्या होगा? लड़का होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। जो आनुवंशिकी की द्वारा जो है विकास प्रक्रिया है, निर्धारित विकास प्रक्रिया है, वो कौन सी है? तो वो कौन सी? परिपक्वता। देखिए दोस्तों, कई बार नॉर्मल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकी के जन्म कौन है? तो आनुवंशिकी के जो जनक है ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकी के जनक है, और अगर मुख्यतः हमें आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास करना है तो परिपक्वता के द्वारा ये विकास। अगले क्वेश्चन की मैं बात, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का है। प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं के लिए एरिक्सन का विकास अवस्था है। तो जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एरिक्सन की जो विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम हीनता जो है ये प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं के लिए एरिक्सन का विकास अवस्था का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है। तो किसी वस्तु का जो अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है वो कौन सा है? अभिवृत्ति। याद रखना है, अभिवृत्ति जो है वो क्या इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। तो जो अधिगम वक्र है इसमें जो पठार जो होता है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है भैया? स्वतः पुनः प्राप्ति। याद रखना है, क्या दर्शाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा जो है दिया गया। और अधिगम के बारे में ही थॉर्नडाइक ने जो ये परीक्षण किए थे इसमें वो अधिगम वक्र जो है, और अधिगम वक्र का जो पठार होता है वो
क्या दर्शाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति की फिर से हमें जो है प्रयास करना चाहिए। अभ्यास के अधिगम पर अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास के अधिगम पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार स्टामक करना है कि अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। देखिए अभ्यास का जो अधिगम होता है, इसके जो प्रभाव होते हैं उसमें जो एक प्रयोग में अधिगम होगा। देखिए अभ्यास के अधिगम पर जो प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम जो होगा, इसका राइट आंसर क्या है? परतंत्र चर। क्या आएगा? परतंत्र। अगला क्वेश्चन, बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को स्मृति कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बालक जब विद्यालय जाता है और वहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ विषयी ज्ञान। अर्थ विषयी ज्ञान कहा कहते हैं। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। देखिए दोस्तों, बंडूरा जो थे, इनके जो अनुसार जो है वो जो अधिगम है वो किस पे आधार पर, तो ये कहते हैं कि जो बंडूरा कहते हैं कि अनुकरण पर आधारित है। क्या भाई? अधिगम। अधिगम जो है वो किस पे आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। ये किसके द्वारा कहा गया था? बंडूरा के। अगर मैं बंडूरा ने एक सिद्धांत दिया था, बंडूरा का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके साथ बन, और बंडूरा के अनुसार जो है वो अनुकरण पर आधारित था अधिगम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेशलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है। तो जो वेशलर थे, वेशलर के लिए जो बालकों की जो बुद्धि मापन जो था उसमें उप परीक्षणों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 11। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कुछ साइकोलॉजी के जो नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको यहाँ से उनको दिखा रहा हूँ। जैसे कि जो आपका जून वाला टेट है, इसके लिए मैंने प्रिपेयर इस तरह के नोट्स आपके किए हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, और जिसको भी ये नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पर भाई बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको डेमो के लिए इसमें दिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था कि साइक्लोदी शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। जो साइक्लोदी जो शब्द है वो सबसे पहले जो है रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा 1950 में प्रयोग किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी, तो 1590 में जो है ये सिद्धांत दिया था। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काई ने। और साइकोलॉजी की जो प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है साइकोलॉजिया, जिसके द्वारा राइटर कौन थे इसके? तो इसके राइटर भी कौन थे? रुडोल्फ गोल्काई। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो साइके प्लस लोगोस यूनानी शब्द के 2 शब्दों से हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपके लिए दोस्तों लाया हूँ। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये पीडीएफ है, बहुत बड़ी पीडीएफ है ये। अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज़ है कि भाई वेशलर ने क्या कहा था, और भाई ओटी प्रतिपादक कौन थे। तो हर एक चीज़ की मैं आपके लिए पीडीएफ बनाई है, और बिल्कुल भाई बड़े मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने के लिए। तो ये पीडीएफ बनी हुई है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पे, ये मेरा भाई नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं साइकोलॉजी की नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ये बहुत बेस्ट नोट्स है। मुझे लगता है कि जून वाला जो टेट है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये देख ही रहे होंगे। जैसे कि आत्मा का जो अध्ययन है, इसको जो है इसकी परिभाषाएँ भी दी थी, किसके द्वारा दी गई थी। तो बहुत सारी बातें, वुडवर्थ के अनुसार क्या क्या कहा गया था, वॉटसन के अनुसार क्या कहा था, मैकडूगल के अनुसार क्या कहा था, बहुत सारी बातें भाई। तो ये सारे के सारे नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो यहीं तक है। बाकी जीके का हमारा चल ही रहा है, पार्ट 15 आ चुके हैं, कल जो है पार्ट 16 आने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।